से गुजर जाऊँगा। एग्जांपल्स जो हैं क्वालिटी एश्योरेंस की वो है फॉर्मिंग एंड लीडिंग कलेक्टिव एक्शन टीम्स टू मेक स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट्स, फैसिलिटेटिंग क्वालिटी एक्शंस ऑफ अदर्स, एवेलुएटिंग टूल्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स। क्या टेक्निक यूज़ कर रहा है कोई इंडस्ट्री में कोई एनालिस्ट या कोई टेक्नीशियन, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया हुआ है, स्टैंडर्ड्स कैसे सेट हो रही है, क्वालिटी एश्योरेंस का ही काम है। इससे डेफिनेटली कंपनी को बेनिफिट्स ही होते हैं। और क्वालिटी एश्योरेंस कैन सर्व द कंपनी बाय असेसिंग अ प्रोसेस एंड रिकमेंडिंग इम्प्रूवमेंट्स। जैसे पहले एक साइकिल बताया था, उसमें अगर कहीं कोई और स्टेज इन्वॉल्व करनी है इम्प्रूवमेंट के लिए तो वो सजेशंस भी देते हैं क्वालिटी एश्योरेंस वाले कंपनी को या इंडस्ट्री को। बाय हेल्पिंग टू इम्प्रूव अ कोपैक्टर्स क्वालिटी परफॉर्मेंस, ये भी एक टर्म है क्वालिटी एश्योरेंस में। एवेलुएटिंग एंड रिकमेंडिंग चेंजेस इन अ डिवीजन और प्रोग्राम। क्वालिटी ऑडिट के बारे में भी बात हमारी हो चुकी है। ऑडिट का मतलब ये है कि चेक एंड बैलेंस होता है कि जो क्वालिटी एश्योरेंस एक प्लान बना हुआ है, जो एक डिज़ाइन बना हुआ है, क्या वो वर्कआउट भी हो रहा है, क्या वो एप्लीकेबल भी है, विजिबल भी है, क्या लोग उसको मैनेज भी कर पाते हैं ईजीली, या कोई उसमें कोई इश्यूज़ तो नहीं है। तो उसका ऑडिट वो भी ज़रूरी है। क्या जो लोगों को काम असाइन किए गए हैं वो अपने काम मुकम्मल तौर पे परफॉर्म भी कर रहे हैं, अपने जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं या उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो एक ऑडिट टीम जो है वो ऑडिट भी करेगी तो फिर क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो बेटर होगी। तो क्वालिटी एश्योरेंस टीम का भी ऑडिट होता है। तो क्वालिटी ऑडिट को क्या बोलेंगे, ईच पर्सन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ पोर्शन ऑफ द क्वालिटी प्रोग्राम शुड कंडक्ट रेगुलर असेसमेंट ऑफ द QA क्वालिटी एश्योरेंस एंड इट्स ऑपरेशन। एक तो पर्सनल लेवल पे है कि आप जो ऑपरेशन डे बाय डे डेली परफॉर्म करते हैं, तो आप अपने आप को भी चेक करते हैं कि कल मैंने जैसे एक प्रोसेस परफॉर्म किया था किसी अपरेटस को या मशीन को या इंस्ट्रूमेंट को मैंने रन किया था, क्या आज भी उसी एफिशिएंसी के साथ मैं सारा काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या कोई तब्दीली आई है। इंटरेस्ट लेवल्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये एक पर्सनल ऑडिट भी होता है। मशीन्स का भी ऑडिट होता है कि मशीन जो है या ऑपरेटर्स जो है वो प्रॉपरली वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर एक ग्रुप का भी ऑडिट होता है कि हम एज अ ग्रुप मुकम्मल तौर पे सब लोग जो है वो काम प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन एडिशन देयर शुड बी अ सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ द क्वालिटी प्रोग्राम बाय एन अथॉरिटी दैट इज़ नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस और इट्स ऑपरेशन। ये एक एक्सटर्नल टीम जो है कहा जा रहा है कि वो ऑडिट करे तो बेहतर है। सच अ रिव्यू इज क्वालिटी ऑडिट। अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वालिटी ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट्स एंड थर्ड पार्टी ऑडिट्स। इंटरनल ऑडिट का मतलब ये है कि वहीं से कोई एक ऑफिसर होता है या आपके ऊपर जो जिसको आप बॉस कह लें या सीनियर पर्सन कह लें, वही आपका ऑडिट कर लेता है। आप लोगों की रिपोर्ट जो है वो डेली बेसिस पे चेक कर लेता है। तो एन इंटरनल ऑडिट इज़ अ रिव्यू कंडक्टेड बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद एक थर्ड पार्टी ऑडिट इज़ कंडक्टेड बाय एन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली ऑडिट कंपनीज होती हैं जिन्होंने अपनी टीम्स बनाई होती हैं ऑडिटर्स की। तो वो जो इंडस्ट्री है सपोज दैट किसी एक प्रोडक्ट को मेक करने वाली फर्टिलाइज़र की या कॉस्मेटिक्स की या बेवरेजेस की या वट एवर जो भी मेडिसिन की, तो फिर उनको हायर करते हैं उस टीम को ऑडिट के कि हमारे कंपनी का ऑडिट करें। ये ऑडिट जो है अभी हम प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए कर रहे हैं। ऑडिट बड़े सारे डिपार्टमेंट्स के होते हैं, फाइनेंस के भी ऑडिट होते हैं, मैनेजेरियल भी ऑडिट्स होते हैं। हम जो बात करें हम वो प्रोडक्ट क्वालिटी का ऑडिट डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी मेंटेन है या नहीं है। तो उसका ऑडिट भी ज़रूरी है, उसको क्वालिटी ऑडिट कहते हैं। अच्छा जी, क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स में फिर हमने ये भी मेरे ख्याल हमने डिस्कस किया था, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैनेजमेंट है। किसी भी जगह पे मैंने आपको कहा था कि कोई भी प्लान अगर एग्जीक्यूट करना है तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो मैनेजमेंट होती है। तो मैनेजमेंट टीम को डेवलप करना कि मैनेजमेंट टीम कितने मेंबर्स पे कंप्राइज करेगी, किस बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन उनको हेड करेगा, जिसको जनरल मैनेजर कहते हैं कि ये हमारी इंडस्ट्री में जनरल मैनेजर है, GM लगा हुआ, तो वो भी वहाँ से डिसाइड हो जाता है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम इज़ द लेबॉर्ट्री और इंडस्ट्री are the comprehensive management documents which should describe in detail the management structure of the laboratory or industry. Such documentation should provide clearly defined communication channels and a clear reporting structure. ये लोगों का आपस में इंटरेक्शन और रिपोर्टिंग सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए
कि जो आपने काम किया है उसको आपने आगे रिपोर्ट भी कैसे फॉर्म करना है या पेश करना है। आज हम जो हमारे होंगे ना प्रोडक्ट क्वालिटी रिपोर्ट या सैंपल को एनालाइज करने के बाद जो रिपोर्ट मेकिंग होती है उसके ऊपर भी आज हम मुकम्मल डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, विद इन दैट स्ट्रक्चर ईच मेंबर ऑफ स्टाफ शुड बी एबल टू लोकेट हिज और हर ऑन जेडीज। जेडीज मीन जॉब डिस्क्रिप्शंस, कि उसने क्या करना है, वो अपना ही काम करे, किसी और के काम में दखल अंदाजी ना करे, बस अपना काम पूरा करता रहे। एंड देयर रिलेशनशिप विद अदर स्टाफ मेंबर्स हु आर सबऑर्डिनेट और सुपीरियर। फ्रॉम अ स्टेबल मैनेजमेंट बेस ऑल द अदर कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस कैन बी पुट इन प्लेस। मैनेजर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये ध्यान में रखें। अगर आप एनालिस्ट बनते हैं और एनालिस्ट के साथ साथ आजकल लोग पता है क्या करते हैं, केमिस्ट्री में डिग्री लेते हैं, केमिस्ट्री में डिग्री लेने के बाद उनके पास एक क्वालिफिकेशन डिग्री आ जाती है, फिर वो साथ में एमबीए करते हैं, क्योंकि हर जगह पे मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो कहते हैं हम एमएससी केमिस्ट्री प्लस एमबीए किया हुआ हमने, या एमफिल केमिस्ट्री साथ में एमबीए किया हुआ है। तो किसी भी जगह पे जब ऑफिस जॉब होती है तो आपकी जो एनालिटिकल केमिस्ट्री में या एनालिस्ट की जॉब होती है, ये भी ऑफिस जॉब ही होती है। आपने कोई वहाँ पर लेबर काम नहीं करना होता। बहुत सोफिस्टिकेटेड आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको बहुत ही नाजुक अंदाज में आपने डील करना होता है। तो वो ये बड़ा नाजुक सा काम है, बड़ा साफ़ सुथरा सा और सोफिस्टिकेटेड काम है। एक ऑफिसर्स रैंक जॉब होती है ये एनालिस्ट की, एग्जेक्टिव जॉब होती है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि अगर आपने एनालिस्ट बनना है तो साथ में आप लोगों को मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो लोग एमबीए भी साथ में करते हैं इसी काम के लिए। इवन कुछ पर्टिकुलर डिप्लोमास भी अवेलेबल होते हैं जो इस काम के लिए लोग करते हैं, सर्टिफिकेट्स देते हैं और वो उनको हेल्प करते हैं आगे उनके प्रोफेशनल फील्ड में। और आप लोगों को मेरी तरफ से पहले भी मैं कहता रहता हूँ, फिर भी जब भी आप प्रोफेशनल फील्ड में जाएंगे तो आपको किसी एक टॉपिक का या किसी एक फील्ड का या किसी एक इंस्ट्रूमेंट का एक्सपर्ट होना पड़ेगा। लाइक अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं ना, तो आप पूरी लैब नहीं संभालते हैं, पूरी इंडस्ट्री नहीं संभालते हैं, पूरी इंडस्ट्री नहीं संभालते हैं, पूरा प्लांट भी नहीं संभालते हैं, पूरी लैब भी नहीं संभालते हैं। आप कोई एक पार्ट किसी एक लैब का संभालते हैं, कोई एक इंस्ट्रूमेंट के आप एक्सपर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पे एनालिसिस है तो वहाँ पे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पड़ा हुआ है, तो आप में से कोई बंदा उसका एक्सपर्ट है, उसको असेंबल करना जानता है, उसके पार्ट्स को जानता है, उसकी प्रोसेसिंग को जानता है, उसकी वर्किंग को जानता है, तो वो सिर्फ उसी के लिए ही काम करेगा, वो उसकी स्पेशलिटी होगी, स्पेशल फील्ड। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ, कि आप लोगों ने भी अपने जहन में इसी तरह की बात रखनी है कि आपने किसी एक इंस्ट्रूमेंट को आपने एक्सपर्टीज़ उसमें हासिल करनी है। किसी एक इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं इसमें इंडस्ट्री में और लेबॉर्ट्री में। केमिस्ट्री के एतबार से बात करते हैं तो हमारे पास आजकल जो बहुत सोफिस्टिकेटेड केमिकल और एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, उसमें ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, और उसके अलावा हमारे पास एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, XRD है, एक्स रे डायफ्रैक्शन मशीन है। बहुत एक कम्प्रिहेंसिव सा एक प्रोसीजर होता है, प्रोसेस वर्किंग होती है उसकी। फिर इसी तरह से क्रोमेटोग्राफी में चले जाएँ तो HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बहुत ज़्यादा इन है। तो किसी एक टेक्निक का, किसी एक एपरेटस का या किसी एक इंस्ट्रूमेंट का आप लोगों को एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो फिर आप लोग जो है वो एक नाम बना सकते हैं, आप एक अच्छे एनालिस्ट के तौर पर या क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के तौर पर आप जो है वो जा सकते हैं। अच्छा जी, from a stable management base all the other components of quality assurance can be put in place. Management documents should specify the role of quality assurance within the laboratory and clearly define who is responsible for each area and activity. ये देखें, पूरी इंडस्ट्री के लिए नहीं, किसी एक खास एरिया का या किसी एक खास एक्टिविटी का एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसको अपने जेडीज का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। The document should also identify the records that should be kept of routine operations such as equipment calibration and maintenance. डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ज़रूरी है कि कब किया गया, किसी इक्विपमेंट को कैलिब्रेट कब किया गया, कितने बजे किया गया, कितनी फ्रीक्वेंसी क्या है कैलिब्रेशन की, एक वीक में कितनी बार कैलिब्रेट हो रहा है, एक मंथ में कितनी बार कैलिब्रेशन हो रही है, उसको रीअसेंबल किया गया, उसके पार्ट्स को किस तरह से वॉश आउट किया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। thus ensuring that a logical coherent system of record keeping is adopted। तो इसका मतलब
एक रैंडम काम नहीं है लेबॉर्ट्री में, इंडस्ट्री की लेबॉर्ट्री। आप ज़हन में रखिए, हम आपका इमेज जो बना होना चाहिए ना ज़हन में, मुझे कि हम किसी इंडस्ट्री में हैं और इंडस्ट्री में एक लेबॉर्ट्री है जो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस का काम हमारे ज़िम्मे लगाया हुआ है। हमने प्रोडक्ट को चेक करना है और उसकी क्वालिटी को सेट करना है, और क्वालिटी के बारे में हमने फिर आगे रिकमेंडेशन और सजेशन देनी है और उसको रिकमेंड करना है। तो उसके लिए आपका इमेज यही होना चाहिए सारी बातों को सुनने के लिए कि आप लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें ये वहाँ ज़रूरी होती है। तो डॉक्यूमेंटेशन भी ज़रूरी होती है कि आप नोट डाउन करते हैं कंप्यूटर में, आप सेव करते हैं इन चीज़ों को कि अच्छा इस दिन को कैलिब्रेट किया था, इस इंस्ट्रूमेंट को ये पार्ट तब चेंज हुआ था, इस पार्ट में तब इस दिन प्रॉब्लम आया था, एंड सो ऑन। तो सच डॉक्यूमेंटेशन शुड बी ब्रॉट टुगेदर एज अ सिंपल क्वालिटी मैनुअल। फिर एक मैनुअल आपके पास होता है, लेबॉर्ट्री मैनुअल या क्वालिटी मैनुअल, उसको आप चेक कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि कहीं पर कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करना और उसको फाइंड आउट करना और उसको ख़त्म करना आसान हो जाता है। विच विल एक्ट एज अ रेफरेंस टेक्स्ट फॉर द होल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। आज का जो लेक्चर एक्चुअली वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो पीछे उसको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी था, इस वजह से मैंने उसको सबको रिवाइज करा दिया। आज है जी रोल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस सेक्शन। अब एक डिपार्टमेंट है पूरा क्वालिटी एश्योरेंस का, तो उनका क्या रोल बनता है, उन्हें क्या करना होता है इंडस्ट्री में, मेनली उनके क्या टास्क होते हैं। तो लेट्स सी द क्वालिटी एश्योरेंस सेक्शन रोल शुड बी टू मॉनिटर द सिस्टम। पूरा जो सिस्टम चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग उन्हीं का जिम्मा होती है। कि टू रिपोर्ट ऑन एनी डेविएशन फ्रॉम द सिस्टम, जो एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना हुआ है उससे कहीं ना कहीं कोई अगर हट रहा है, कोई मशीन अगर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, कोई ऑपरेटर्स उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, कोई टेक्निक उसके अकॉर्डिंग अप्लाई नहीं हो रही है, कोई पर्सन उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो उसकी रिपोर्ट बनाना और रिपोर्ट आगे भेजना भी क्वालिटी एश्योरेंस सेक्शन का काम है। सिस्टम को मॉनिटर करना, फिर कोई डेविएशन को रिपोर्ट करना, एंड टू रिकमेंड टू मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है और क्वालिटी एश्योरेंस एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है। एंड टू रिकमेंड टू मैनेजमेंट एनी चेंजेस दैट माइट बी रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब क्वालिटी एश्योरेंस सेक्शन का काम होता है रिपोर्ट मेकिंग एंड देन रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट टीम। तो क्या सिस्टम को मॉनिटर करना, उसमें किसी डेविएशन को आइडेंटिफाई करके उसकी रिपोर्ट बनाना, और फिर उसको मैनेजमेंट सिस्टम को रिकमेंड करना और रिपोर्ट आगे भेजना, और कोई अगर तब्दीली चाहिए सिस्टम में या किसी अपरेटस में या किसी इंस्ट्रूमेंट में, तो वो भी आगे मैनेजमेंट को रिक्वायरमेंट भेजना। अच्छा जी, इन ऑर्डर टू बी एबल टू डू दिस, अगर ये सारे काम करने, मॉनिटरिंग भी करनी है, रिपोर्ट मेकिंग भी करनी है और आगे रिकमेंड भी करना है चेंजेस को, और कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी चाहिए, तो मैनेजमेंट टीम को डेफिनेटली उनको आप सारा कुछ समझाएंगे। क्वालिटी एश्योरेंस सेक्शन का ये काम होगा। इन ऑर्डर टू बी एबल टू डू दिस इफेक्टिवली, द क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर, जो इस सेक्शन का हेड होगा क्वालिटी एश्योरेंस का, जिसको क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर भी कह सकते हैं या क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर भी कह सकते हैं, शुड बी फ्री फ्रॉम मैनेजमेंट इंटरफेरेंस। ये ऐसा पर्सन होना चाहिए जो ऑफिसर रैंक का हो, जिसके ऊपर मैनेजमेंट का कोई प्रेशर ना हो। ये ना हो कि मैनेजर्स कहें जी आप ये वाला कंपनी का आप हमें ऑपरेटर्स लिख दो, तो आपको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, बीच पीछे पैसे पैसे हमें मिलेंगे, आपको भी मिलेंगे। तो अगर इस तरह से काम होगा तो फिर तो क्वालिटी कभी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में ख़ासतौर पर इस तरह के बहुत ज़्यादा मामला होते हैं कि बहुत सारे ब्रांड्स या बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आपको मटीरियल्स ऑफ़र कर रही होती हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, आप लोगों से आके मिलते हैं। अगर आप क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन के हेड हैं तो आपसे आके कोई बंदा मिला है और आपके लिए गिफ्ट भी लाया है और आपको कहा जी हमारी कंपनी का जो है ये मशीन्स लें या हमारी कंपनी से मटेरियल लें, आपको इतना पैसा जो है ना कमीशन के तौर पर देंगे। तो आप अगर इस तरह से काम करेंगे फिर तो कभी भी क्वालिटी जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए कहा क्वालिटी ऑफ assurance officer should be free from management interference while remaining responsible to management for undertaking the required duties। क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर जो है वो मैनेजमेंट के प्रेशर के अंडर नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी टीम जो है वो अलबत्ता मैनेजमेंट उनको कंट्रोल कर सकती है। एज अ कॉन्सिक्वेंस इट इज़ बेटर इफ़ अ क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर इज इन अ मिडल मैनेजमेंट पोजीशन। ना ही उसको बहुत बड़ा बॉस बना दें और ना ही उसको नीचे वाली पोजीशन पे रखें कि उसको वर्किंग उससे करवाते रहें। तो इसको कहा है जी मिडिल पोजीशन पे होना चाहिए, कुछ उससे भी पूछगिछ करने वाले लोग होने चाहिए। तो दस अलॉन्ग इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद लेबॉर्ट्री सेक्शन हेड्स। अब ये देखने कि क्वालिटी एश्योरेंस का लेवल तकरीबन क्या क्या आपके ज़हन में बन रहा है कि उन्होंने कहा जी
कि दस अलोइंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद लेबॉर्ट्री सेक्शन हेड्स। तो जो लेबॉर्ट्री का हेड होता है उससे ऊपर होगी ये जो हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर होगा, वो कुछ लेबॉर्ट्रीज का ओवरऑल जो है वो हेड आप कह सकते हैं इस चीज़ को। हर एक लेबॉर्ट्री का अलग या एक लेबॉर्ट्री सेक्शन का एक अलग हेड होगा। कोई क्रोमेटोग्राफी सेक्शन का हेड है, कोई स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस का हेड है, कोई किसी और सेक्शन का हेड है, तो उसको उन सब ने रिपोर्ट करनी होगी फिर क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर को। अच्छा, इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी एश्योरेंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सेपरेट सेक्शन। क्योंकि कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उन्होंने एक अलहदा ही क्वालिटी एश्योरेंस सेक्शन बनाया होता है। इन सच अ सिचुएशन मेनी ऑफ द मैनेजमेंट डिफिकल्टीज आर मिनिमाइज्ड बिकॉज द क्वालिटी एश्योरेंस सेक्शन इज स्ट्रक्चर्ड इन अ सिमिलर वे टू अदर सेक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी एक रिकमेंडेशन है कि अगर हो सकता है कि अगर क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर लेबॉर्ट्री में ही हो और उसको कुछ लेबॉर्ट्री का काम भी देखना पड़े, तो उसकी वजह से वो अपना बाकी काम ठीक तरीके से ना कर सके, तो एक सेपरेट सेक्शन भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस का एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना देती है। विच एवर अप्रोच इज़ यूज, चाहे विद इन द लेबॉर्ट्री हो या अलग डिपार्टमेंट बनाए, तो क्या होगा, इट इज़ नेसेसरी दैट मैनेजमेंट प्रोवाइड एडिक्वेट रिसोर्सेज for this activity and ensure that all staff are clearly informed of their responsibilities within the quality assurance system. ये फिर मैनेजमेंट का काम है कि वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करे। अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम चाहिए इंस्टॉल कराने हैं, एक फास्ट एंड रैपिड इंटरनेट सर्विस चाहिए, वो भी फ़ौरन प्रोवाइड कर दी जाए। कोई ऐसे कोई साउंड प्रूफ रूम चाहिए, वो भी प्रोवाइड करना चाहिए। कोई ख़ास किस्म के रेडिएशंस अगर रिक्वायर्ड हैं तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो भी प्रोवाइड करना चाहिए। मैनेजमेंट का काम है कि जो भी क्वालिटी एश्योरेंस का सेक्शन जो है वो डिमांड्स करे, अगर वो फिजिबल हैं तो वो ज़रूर प्रोवाइड करनी चाहिए, और अदरवाइज़ फिर वो कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन से आ जाएगी, फिर क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे एक तो पहले जो पीछे बोले सर ये थर्ड पॉइंट दोबारा से रिपीट कीजिएगा। थर्ड पॉइंट जहाँ पे एज अ कॉन्सिक्वेंस, जी सर। हाँ, उसमें उन्होंने रिकमेंड ये किया है या रिकमेंड ये किया जा रहा है कि जो क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर हो ना, उसका रैंक भी इम्पोर्टेंट है किसी क्वालिटी एश्योरेंस में, कि उसको मुकम्मल तौर पे बॉस ना बना दें, ना ही उसको किसी नीचे वर्किंग लेवल में लेबर में रखें या किसी अटेंडेंट के तौर पर रख दें। उसको एक मिडल पोजीशन पे उसको देनी चाहिए, मिडल मैनेजमेंट पोजीशन देनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो उसका इंटरेक्शन ना दोनों साइड पे रहे। जो नीचे वर्कर्स हैं उनके साथ भी उसका इंटरेक्शन एक वादे तौर पे रहे, और ऊपर जो मैनेजमेंट है उसके साथ भी उसका इंटरेक्शन अच्छा रहे, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट्स का इम्पोर्टेंट रोल है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। तो क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर की बात की जा रही है, ठीक है, कि उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए किसी इंडस्ट्री में। अच्छा जी, आगे चलते हैं। दूसरा कंपोनेंट है ट्रेनिंग। क्वालिटी एश्योरेंस सेक्शन की हम बात करें आज के दिन में कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है उस सेक्शन में मैनेजमेंट पहले हमने डिस्कस की है, अब हम ट्रेनिंग को डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल स्टाफ आर एडिक्वेटली ट्रेन फॉर द टास्क दे हैव टू परफॉर्म। अब आप देखें कि जैसे ही ये कोरोना पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तो गवर्नमेंट ने कोरोना हॉस्पिटल्स एमरजेंसी में यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिए। जैसे लाहौर के अंदर ये एक्सपो सेंटर को कोरोना हॉस्पिटल बना दिया। अब वहाँ पे कौन सा स्टाफ काम करेगा, वो जो कि ट्रेंड होगा मुकम्मल तौर पर कि इस तरह के पेशेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है। आपका खुद का जो ड्रेसिंग वगैरह है या जो आप लोगों कि वहाँ पर रहने का तरीकाकार है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि 24 आवर्स आपने उसमें रहना है, उस वायरस के साथ आपका इंटरेक्शन भी हो सकता है। तो वो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, तो स्टाफ की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल स्टाफ आर एडिक्वेटली ट्रेन फॉर द टास्क दे हैव टू परफॉर्म। अगर किसी का काम जो है वो सिर्फ सैंपल कलेक्ट करना है, ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है, तो उसे पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी जगह पे ये इंजेक्ट करनी है सिरिंज, कौन सी नर्व से व वेन से मैंने ब्लड कलेक्ट करना है, कितना कलेक्ट करना है, किस प्लेटस में कलेक्ट करना है, कहाँ स्टोर करना है, ये उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि फर्स्ट डे कहें जी आपने ये सैंपल कलेक्ट करना और जहाँ ये पेशेंट है उसका सैंपल कलेक्ट करें, और फिर अगर किसी ने उसका आगे फर्दर उसको स्टोरेज के लिए अगर अलहदा सिस्टम है तो उसको भी पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि मैंने कैसे सैंपल को स्टोर करना है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ट्रेनिंग मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड।
in order that management and other personnel can verify that staff are competent to conduct the duties required of them. हाँ, अब मैनेजर ने असाइन करनी होती हैं ड्यूटीज़। अगर सपोज दैट किसी एक डिपार्टमेंट में किसी एक सेक्शन में एक बंदा कम हो गया, जैसे कि ब्लड प्रेशर अगर चेक करना है इन्हीं पेशेंट्स का, तो वहाँ पर कोई बंदा नहीं है, तो आपने किसी और डिपार्टमेंट से एक बंदे को बुलाया, तो आपको पहले पता हो, डॉक्यूमेंट्स आपके सामने होने चाहिए कि अच्छा ये बंदा इस काम को जानता है, ये बंदा इस काम को जानता है, और इसकी ये ट्रेनिंग ठीक है, तो ये काम कर सकते हैं। फिर आप उसको उसी पर्सन को कॉल करेंगे कि आप इस यहाँ से यहाँ मूव कर जाएँ और ये काम आपने करना है। तो इसलिए ट्रेनिंग का डॉक्यूमेंट भी बनना चाहिए, हर बंदे के बारे में पता होना चाहिए कि ये इतना स्किलफुल है, इसकी इतनी ट्रेनिंग हुई है, इसने ये डिप्लोमा लिया हुआ है, या हमें इसको ये ट्रेनिंग ये काम ये कर सकता है। तो डॉक्यूमेंट पहले मैनेजमेंट का भी हमने कहा था डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, और ट्रेनिंग का भी डॉक्यूमेंट बनना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स आर ज़रूरी, डॉक्यूमेंट्स आर ज़रूरी नहीं, डॉक्यूमेंट्स आर एसेंशियल। ओके, ज़रूरी भी ठीक है। The level of training required for each procedure should also be clearly defined to ensure that staff ability and training are matched to procedural requirements। अच्छा, कौन से लेवल तक ट्रेनिंग करवानी है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये ना हो कि आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट को ऑन ऑफ करना सिखा दें और बाकी रीडिंग कैसे लेनी है, उसकी कैलिब्रेशन कैसे करनी है, उसके अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो उसकी रीअसेंबलिंग कैसे करनी है, ये ना सिखाएं। तो ट्रेनिंग का लेवल भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद क्राइटेरिया फॉर द करेक्ट लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग और competency for particular procedures and job roles are often specified by national and international agencies and in some cases by professional associations। ये जो लेवल ऑफ ट्रेनिंग है ये कौन डिसाइड करता है? वो कह रहे हैं कुछ फर्दर एजेंसीज होती हैं जो रिकमेंड करती हैं कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने हैं तो यहाँ तक यूज़र जो है उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, मतलब यहाँ तक उसको मालूम होना चाहिए। जो कंपनी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, सपोज दैट के XRD मैंने एक नाम था, एक्सरे डाइफ्रैक्शन, वो मशीन इतनी सेंसिटिव होती है कि उसका एक लेंस जो है वो 9 करोड़ रुपए का होता है, और उसकी टोटल कीमत जो है एक पार्ट की जो मेन यूज़ होता है, जो कॉस्टली होता है ज़्यादा, बाकी भी साथ उसमें सारे सिस्टम्स होते हैं, लेकिन एक मेन पार्ट की 22 करोड़ रुपए कीमत होती है। तो लोगों, वो एजेंसी जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, कंपनीज जिन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया हुआ है, वो रिकमेंड भी करते हैं कि जो यूज़र होगा ना वो यहाँ तक ट्रेंड होना चाहिए, उसको ये भी मालूम होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रेनिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप ट्रेंड हैं, इंस्ट्रूमेंट के बारे में कितना जानते हैं, जितना अच्छा जानेंगे इंस्ट्रूमेंट के बारे में उतना अच्छा उसको ऑपरेट कर सकेंगे और ज़्यादा डिफेक्ट्स भी नहीं आएंगे, प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, इन लाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेसेबिलिटी outlined above, laboratory criteria for training should reflect the external criteria which apply. This should be clearly demonstrated in the documentation। ये भी उसी का एक हिस्सा है कि डॉक्यूमेंटेशन में मुकम्मल तौर पे क्लियरली बताना चाहिए कि कहाँ तक लोगों की ट्रेनिंग है और वो किस क्राइटेरिया को मीट कर सकते हैं। पहले मैनेजमेंट था, ये क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स के बारे में बात कर रहे हूँ, मैनेजमेंट, फिर हमने पढ़ा क्या, ट्रेनिंग। अब आगे जी एसओपीज। एसओपीज आजकल तो बहुत ज़्यादा, जो लास्ट आपने सर ट्रेनिंग का लास्ट पॉइंट प्लीज दोबारा बता दें। ट्रेनिंग का लास्ट पॉइंट ना सेकंड लास्ट पॉइंट ही है, वही उसके साथ मैच्ड है कि इन लाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेसेबिलिटी आउटलाइन अबव, यानी इसको जो बताया गया है कि आपने ट्रेसेबिलिटी का मतलब ये है कि वो जो एक एक सेक्शन या एक एक पार्ट के बारे में जो ट्रेनिंग आपने देनी है, उसमें लेबॉर्ट्री क्राइटेरिया फॉर ट्रेनिंग शुड रिफ्लेक्ट। आपने तो उसको ट्रेनिंग करवानी है लेबॉर्ट्री लेवल के ऊपर, लेकिन एक ट्रेनिंग जो है वो एक्सटर्नल लेवल की भी होती है। जो लोग कहीं पे डिप्लोमा करने जाते हैं, कोई ये डिप्लोमा होता है इसका टेक्निकल डिप्लोमा, वहाँ से भी लोग डिप्लोमा करके वो हायर लेवल का इंडस्ट्रियल लेवल का होता है। तो लेबॉर्ट्री लेवल पे तो एक सीनियर बंदा खड़े होकर आपको बता देता है कि अच्छा इसको यहाँ से ऑन करना है, ये इसका पार्ट यहाँ से बाहर इजेक्ट करना है, इसमें ये आपने कॉलम प्लेस करनी है, उनको इस तरह से आपने वॉश आउट करना है, इस तरह से ड्राई करना है, फिर इस तरह से एडजस्ट करना है, फिर ये वाला बटन पुश कर देना। तो आप एक ये लेबॉर्ट्री स्केल का ट्रेनिंग है, एक होती है एक्सटर्नल स्केल की ट्रेनिंग। तो वो कह रहे हैं कि ये क्राइटेरिया दोनों जो है वो तकरीबन मैच करने चाहिए, और इसको फिर डॉक्यूमेंटेशन में भी मुकम्मल तौर पर डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए कि उसी लेवल की ट्रेनिंग करवाई गई है लेबॉर्ट्री में भी, जिस लेवल की एक्चुअली वो जो मैन्युफैक्चरर है वो रिकमेंड कर रहे हैं। एसओपीज़ आजकल तो बहुत मशहूर हो गया,
लेकिन हमारे सब्जेक्ट में तो ये पहले से ही शामिल है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जब आप लेबॉर्ट्री में हैं या इंडस्ट्री में हैं, किसी ख़ास सेक्शन में हैं, आप किसी ख़ास इंस्ट्रूमेंट के साथ वर्किंग कर रहे हैं, तो आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स क्या है ऑपरेशन के, किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, किसी एक ख़ास और प्रोसेस के लिए। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन्हें कहते हैं हम SOPs। अगर किसी को SOPs का फुल फॉर्म नहीं पता था, वो भी यहाँ से आपको पता चल गया। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs प्रोवाइड द कोर ऑफ मोस्ट ऑफ द डे टू डे रनिंग ऑफ एनी क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। आप पूरा एक सिस्टम चला रहे हैं, तो उसके लिए डेली बेसिस पे आपको एक ही स्टैंडर्ड्स ऑपरेशन चलाना है। अगर डेली बेसिस पे एक किसी ख़ास पर्सन की सोच की वजह से डेली तब्दीलियाँ आती रहें, तो पूरा साइकिल डिस्टर्ब होगा। तो आपने एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन को फॉलो करना है, एक स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी को फॉलो करना है। इसका क्या मतलब है कि इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। इसमें इवन आपका टाइम पे आना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेबॉर्ट्री में इंस्ट्रूमेंटेशन को ऑन करना, टाइम पे किस टाइम पे ऑन किया, टेम्परेचर क्या था, ह्यूमिडिटी क्या थी, और उनकी जब स्टार्ट किया है तो उनको कितना देर के लिए आपने ऑन रखा है, फिर एंड सो ऑन। ये सारे जो SOPs होते हैं ये पहले से डिज़ाइन होते हैं, और डेली बेसिस पे आप आके एक आप कहेंगे कि सिस्टम एक ऑटो पे लगा होता है। आपको ये आपके दिमाग में, आपके दिल में ये रटा होना चाहिए कि अच्छा अभी जाके हमने ये करना है। आप बिल्कुल उसकी तरफ अगर मुतवज्जो नहीं भी हो रहे हैं, तो आपके हाथ जो है ना वो ऑटोमेटिकली उस तरह से मूव करने चाहिए कि एक दिन का जो स्केड्यूल होता है ना, सिस्टम के मुताबिक ऑटो रन हो जाता है, तो उसी के मुताबिक ही आपको काम करना चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो आप ऑपरेशन में अप्लाई करते हैं, तो ये डे टू डे रूटीन के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, देयर आर द डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइबिंग इन डिटेल एवरी प्रोसीजर कंडक्टेड बाय द लेबॉर्ट्री। हर एक इंस्ट्रूमेंट के साथ भी मैनुअल बुक होती है जिसमें लिखा होता है कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। हर डिवाइस के साथ भी मैनुअल बुक होती है, वो एक्चुअली वही स्टैंडर्ड बता रहे होते हैं आपको कि हम इसको अगर आपने बेहतरीन इस्तेमाल में लाना है तो इसको इस तरह से यूज़ कीजिए। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को लेके आते हैं तो मैनुअल उसके अंदर ज़रूर होता है, कॉपियों की एक बुकलेट होती है जिसमें स्टेप लिखे होते हैं, स्टेप 1 इसको ऐसे करना है, स्टेप 2 में ये करना है, स्टेप 3 में ये करना है, सो ऑन। अगर वो फिर ये भी बताता है अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो डिफेक्ट की नेचर को जज करके फिर उस तरह से उसको ठीक करना है। तो लेबॉर्ट्री मैनुअल्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं इस तरह के, तो दी आर द डॉक्यूमेंट्स डिस्क्राइब इन डिटेल एवरी प्रोसीजर कंडक्टेड बाय द लेबॉर्ट्री। दिस इंक्लूड सैम्पलिंग। SOPs में आप क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन में क्या है? सैम्पलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एनालिसिस, यूज़ ऑफ इक्विपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, इक्विपमेंट क्वालिटी कंट्रोल, कैलिब्रेशन, प्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। इसमें सैम्पलिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज हम इसको दोबारा भी एक और अंदाज में देखेंगे। सैम्पलिंग कैसे करनी है, और ये हमने बहुत बड़ा टॉपिक सैम्पलिंग का पहले पढ़ रखा है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होनी चाहिए, सपोज दैट अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आपने नाइट्रिक एसिड को ट्रांसपोर्ट करना है, लेके आना है किसी और सिटी से लाहौर में, तो उसके लिए आप सोचेंगे कि अच्छा नाइट्रिक एसिड लेके आना है तो किस कंटेनर में भरवाएं और किस तरह से उसको यहाँ पे लेके आएँ। तो ये बड़ी अहम बात होती है। तो नाइट्रिक एसिड अगर आपने या कोई और मटेरियल, सपोज दैट आपने HF को ट्रांसपोर्ट करना है या कोई और सॉलिड मटेरियल आपने ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट वे होता है कि कहीं ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, उस मटेरियल में कोई कंपोजिशन चेंज ना हो जाए, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो जाए, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो जाए। उसका एनालिसिस, फिर यूज़ ऑफ इक्विपमेंट क्वालिटी कंट्रोल और कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट और प्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट्स बनाना भी बड़ी अहम बात होती है, हम इसको फिर भी आज बात करने वाले हैं। अच्छा, दे आर द लेबॉर्ट्रीज इंटरनल इंटरफेरेंस, ये सारे SOPs के बारे में बात की जा रही है। दे आर द लेबॉर्ट्रीज इंटरनल इंटरफेरेंस मैनुअल फॉर द पर्टिकुलर प्रोसीजर। किसी एक ख़ास प्रोसीजर, जैसे अगर आपने HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का बड़ा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको यूज़ करें तो उसके प्रोसीजर में क्या है, स्टेप 1 किस तरह से ऑन करेंगे, कितना टाइम उसको वार्म अप के लिए देंगे, पहले उसकी कैलिब्रेशन कैसे करेंगे और ब्लैंक कैसे रन करेंगे, फिर कितना टाइम देखेंगे जो वहाँ पे सपोज दैट हम कुछ कॉलम्स होते हैं जिनके अंदर हम सॉल्यूशंस को फिल करते हैं, उस कॉलम को वॉश किस चीज़ से करना है, फिर उसको ड्राई किस लिंट फ्री
जो हमारे पास फैब्रिक है वो कौन सा होता है, उससे किस तरह से ड्राई करना है, उसको रब भी करना है कि नहीं करना, उसको कितने टेम्परेचर पे मेंटेन करना है, कितनी देर के लिए उसको बाहर रख सकते हैं उसके एक्चुअल पोजीशन से। ये सारी बातें जो हैं ये SOPs में आ जाएंगी किसी इंस्ट्रूमेंट के यूज़ करने के लिए। दस एनी वन ऑफ द अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग ग्रेड शुड बी एबल टू अप्लाई द प्रोसीजर व्हेन फॉलोइंग द SOPs। पहले ट्रेनिंग ज़रूरी है, फिर SOPs के लिए एक डॉक्यूमेंट को होना ज़रूरी है। ट्रेनिंग लेके आएंगे फिर भी आप उस मैनुअल को देखते हैं कि अच्छा ये जो रिक्वायर्ड टाइम है इतना है, और डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंट्स की एज के साथ उनके फिर SOPs भी चेंज होंगे। ये भी हमने पहले पढ़ रखा है उसमें एरर्स में, जो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स थी कि एजिंग भी एक फैक्टर है इंस्ट्रूमेंट्स का। इन एडिशन द SOP मस्ट क्रॉस रेफरेंस and where necessary expand any other SOPs which are related to it। SOPs ऐसे डिज़ाइन करें कि वो जहाँ ज़रूरत पड़े उनमें कोई एडिशन भी की जा सके और उनको बढ़ाया भी जा सके। ये ना हो कि आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना दें कि बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बीच में आपको फ्लेक्सिबिलिटी SOPs के डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए कि कुछ एडिशनल फैक्टर्स आ सकते हैं, जैसे सीजनल चेंजेस आती हैं, बारिश हो गई तो ह्यूमिडिटी का फैक्टर चेंज हो गया, गर्मी हो गई, सर्दी आ गई, तो उसके हिसाब से इंस्ट्रूमेंट्स का बिहेवियर चेंज होता रहता है, या सब्सटेंसेस की नेचर में थोड़ी तब्दीली आती है। तो SOPs ऐसे बनाएं कि उनमें फर्दर एडिशंस की भी जगह हो। कुछ सेक्शंस आप ऐसे होते हैं बिल्कुल क्लोज कर देते फिर उसमें एडिशन की जगह नहीं रखते हैं, तो वो कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, इन एडिशन द SOP मस्ट क्रॉस रेफरेंस and when where necessary expand any other SOPs which are related to it। अभी SOPs का ही टॉपिक आगे चल रहा है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर often cause confusion when first introduced into a laboratory because many people feel that they are not required by virtue of their either experience, availability of manuals or the use of papers from the literature or other published references। ये कहना ये चाह रहे हैं जैसे अभी एक बड़ा यहाँ पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पर जब SOPs कहा गया कि मास्क लगाएं और सैनिटाइज़र यूज़ करें, 20 सेकंड के लिए हाथों को धोएं, 6 फीट का फासला रखें, अगर छींकना है तो टिश्यू पेपर के अंदर, खांसना है तो वो भी टिश्यू पेपर में, एंड सो ऑन घरों में रहें, ये सारे SOPs डिज़ाइन किए। तो लोगों ने कहा कुछ भी नहीं होता, ना लगाओ मास्क। लोगों ने कहा क्या ये क्या सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, स्किन ख़राब हो रही है। तो ये कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी यहाँ पर भी। आप लोगों को प्रैक्टिकली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ लोगों ने कहा नहीं जी हम तो मास्क नहीं लगाएंगे, इससे ही हो जाएगा, इसका जो फाइबर इसके से निकलते हैं वो अंदर जाते हैं, वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। कुछ कह रहे थे ये तो फ़ायदा नहीं है, ये कैसे वायरस को रोकेंगे। कुछ कह रहे थे ये सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करने से और भी नुकसान होते हैं, एंड सो ऑन। तो शुरू में कन्फ्यूजन होती है, लोग क्या कहते हैं कि क्यों नहीं होने चाहिए, हम कहते हैं हमको एक्सपीरियंस है, हमें पता है कैसे इस मशीन को चलाना है, या वो कहते हैं इस मशीन के साथ मैनुअल भी तो अवेलेबल है, हम उसको पढ़ के काम कर लेंगे। या फिर वो इंटरनेट की फैसिलिटी यूज़ करके कहते हैं हम देख लेंगे, जो लिटरेचर अवेलेबल है ना, मुख्तलिफ जो रिसर्च पेपर्स होते हैं उनके अंदर लिटरेचर को देख के हम कहते हैं काम कर लेंगे। तो SOPs को शुरू में कहता है फॉलो करने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन ये एक ज़रूरी कंपोनेंट है कि डे टू डे रूटीन के लिए SOPs डिज़ाइन होने चाहिए। अच्छा, in practice an SOP should present the procedure in a way that avoids all potential differences in interpretation, thereby avoiding subtle changes in the way methods are performed or equipment is used। ये कह रहे जी SOP एक प्रोसीजर बताता है, एक तरीका बताता है कि जो डिफरेंट पर्सन अगर एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के बाद जो वो नतीजा अखज़ कर रहे हैं वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो प्रोसीजर SOP अगर अप्लाई करेंगे ना एक ख़ास प्रोसीजर, तो अगर डिफरेंट लोग मुख्तलिफ जगहों पे भी एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें तो उनको जो कंक्लूजन बताने में कोई परेशानी नहीं होगी। इंटरप्रिटेशन मतलब उस रिज़ल्ट की ट्रांसलेशन करने में परेशानी होगी, डिफरेंसेस नहीं होंगे। तो अगर SOPs नहीं आपने डिज़ाइन किए हैं तो आप एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, साथ लेबॉर्ट्री में वही सेम इंस्ट्रूमेंट एक और पर्सन यूज़ कर रहा है, तो आप जो रिज़ल्ट बताएंगे वो और जो साथ वाला रिज़ल्ट बताएगा वो बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आप SOPs को फॉलो करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर को, तो फिर आपके रिजल्ट्स जो हैं वो डिफरेंट नहीं होंगे, वो सेम होंगे। तो इसलिए रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन आसान हो जाती है और डिफरेंसेस नहीं होते।
अच्छा, तो फिर इसमें अगर कहीं पर कोई चेंज लाना ज़रूरी होती है तो फिर वो भी आसान हो जाता है एसओपीज़ को देखते हुए। सच डिफरेंसेस कैन एंड डू हैव अ मार्क इफेक्ट ऑन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अगर तो आपने एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया तो रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे, इंटरप्रिटेशन डिफरेंट आएगी, ऑब्जर्वेशन डिफरेंट आएंगी, तो फिर वो एक्यूरेसी के ऊपर, प्रिसीजन के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, तो क्वालिटी एश्योरेंस को ख़त्म हो गया फिर कौन सा। एन एसओपी शुड बी क्लियर। अब एसओपी के फीचर बताना कि एसओपी को किस तरह का होना चाहिए। एन एसओपी शुड बी क्लियर, concise and contain all the relative information to perform the procedure it describes। यानी आप एसओपी जो डिज़ाइन करने वाले हैं उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसा डिज़ाइन करें कि वो क्लियर मैसेज जाए कि अच्छा, जैसे अभी कहा गया कि मास्क लगाएं। अब लोग कंफ्यूज ये रहते हैं कि मास्क कौन सा लगाएं। कुछ लोगों ने कहा इसका तो फ़ायदा नहीं है, तो सर्जिकल मास्क है। कुछ लोगों ने कहा जी N95 मास्क लगा लो, साथ ही कह रहे थे ये तो बहुत महंगा है, एंड सो ऑन। कुछ लोग कह रहे थे कि मास्क लगाओ ही ना। तो एसओपी में ही क्लियर कर देना चाहिए था कि ये वाला मास्क लगाएं। या फिर हैंड सैनिटाइज़र जब बनाए गए तो हैंड सैनिटाइज़र में भी लोग सोच रहे थे कि अच्छा ये तो अल्कोहल वाला है, और ये वाला जो है ये इसका कलर नहीं ठीक है, ये थिन है, ये। अब जैसे वैक्सीन के ऊपर बात आ गई है, तो वैक्सीन के ऊपर भी लोग अभी भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि वैक्सीन जो है वो कौन सी ठीक है, कौन सी लगवानी चाहिए, कोई आफ्टर इफेक्ट्स उसके है कि नहीं है। तो एसओपी जो है वो क्लियरली लोगों को बता दे कि ये काम कर दो। मतलब एसओपी ऐसे डिज़ाइन करें कि वो क्लियरली बता दे भाई आप लोगों ने ये वाली वैक्सीन लगवानी है सब लोगों। तो एक तो एसओपी का ये फीचर होना चाहिए, कंसाइज एंड कंटेन ऑल द रिलेटिव इंफॉर्मेशन। अगर वो कह रहे हैं ना कि आप ये वाला मास्क लगाओ या ये वाला सैनिटाइज़र यूज़ करो या ये वाली वैक्सीन लगाओ, तो उसके बारे में फिर पूरी इन्फॉर्मेशन भी लोगों को प्रोवाइड करें कि इसमें ये फीचर्स हैं, तो आपको इस तरह से ये महफूज रखिएगा। In addition, it should include the methods and the frequency of calibration, maintenance and quality control। SOP में अगर हम वापस इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ जाते हैं, लेबॉर्ट्री में जो यूज़ होते हैं, तो उसमें वो इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने का मेथड भी शामिल होना चाहिए, कितनी बार कैलिब्रेशन करनी है ये भी SOP में लिखा होना चाहिए, उसको कब कब उसकी मेंटेनेंस कैसे होनी है वो भी मेंशन होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल का भी मेंशन होना चाहिए एसओपी के अंदर, एज वेल एज द रेमेडियल एक्शन टू बी टेकन इन द इवेंट ऑफ मेल फंक्शन ऑफ और लॉस ऑफ कंट्रोल। और साथ साथ ये भी कि अगर कोई डिफेक्ट आ गया इंस्ट्रूमेंट में या कोई और प्रॉब्लम हो गया है, तो उसकी रेमेडी का भी एसओपीज़ में मेंशन होना चाहिए कि अगर ये मसला हो गया तो फिर इसको किस तरह से आपने ठीक करना है। तो एसओपीज़ के ये फीचर्स हैं जो अभी आप लोगों को बताए जा रहे हैं, जहाँ से ये इस पॉइंट से कि एसओपी शुड बी क्लियर से आगे। अभी भी एसओपीज़ में ही हमें द एसओपी इज़ द लेबॉर्ट्रीज रेफरेंस टू अ गिवन प्रोसीजर एंड देयरफॉर इट मस्ट बी रेगुलरली रिव्यूड एंड इफ नेसेसरी अपडेटेड। तो ये नहीं है कि आपने जब इंडस्ट्री अपनी लगाई है तो एक बुकलेट बना ली है एसओपीज़ की और फिर आपने कहा जी अब तो एसओपीज़ बन गए हैं तो इन्हीं को चलाई जाओ। नहीं, उनमें क्या होना चाहिए, रेगुलरली उनको देखना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक और इंस्ट्रूमेंट्स की अपग्रेडेशन के मुताबिक, और जहाँ पर कोई तब्दीली हो उस तब्दीली को लाजमी शामिल करना चाहिए। अच्छा, इशू एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एसओपीज़। एसओपीज़ कब इशू करने हैं और कहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए। इशू एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एसओपीज़ शुड बी केयरफुली कंट्रोल्ड टू एंश्योर दैट दे आर यूज्ड ओनली बाय अप्रोप्रिएटली ट्रेन्ड स्टाफ। ये ना हो कि आप एक लैब के दरवाजे पे एक गार्ड बिठा दें और उसके हाथ में वो बुकलेट दे दें जो एसओपीज़ कंटेन करती है, और वो पढ़ पढ़ के लोगों को बताया जाए कि भाई इसको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। वो ट्रेंड ही नहीं होगा, उसको पता नहीं चलेगा कि जो वहाँ पे लैंग्वेज यूज़ हुई है या इंस्ट्रूमेंट में किसी पार्ट का नेम यूज़ हुआ है। तो कह रहे हैं जी एसओपीज़ सिर्फ उन लोगों को इशू करने चाहिए या वहाँ अवेलेबल होने चाहिए जहाँ पर स्टाफ ट्रेंड हो, एंड टू एंश्योर दैट आउट ऑफ डेट कॉपीज़ ऑफ एसओपीज़ डू नॉट रिमेन इन सर्कुलेशन देयरबाय डिफीटिंग देयर ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव। अच्छा, अगर एसओपी एक ख़ास डेट के लिए बनाया गया, एक ख़ास ड्यूरेशन के लिए कि 1 साल के लिए हमने इन एसओपीज़ को चलाना है, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए हम एसओपीज़ में चेंज लाएंगे, तो पुरानी कॉपीज़ को साइड पे कर दें। ये ना हो कि किसी बंदे के पास एक पुरानी कॉपी हो एसओपी की और किसी के पास नई कॉपी हो, तो उनका आपस में फिर इत्तेफाक ही नहीं होगा, फिर वर्किंग प्रोसीजर जो ठीक नहीं रहेगा, स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, तो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पे
इन यूज़ होंगे। अच्छा, व्हेन अ न्यू और अमेंडेड एसओपी इज पब्लिश्ड इन अ लेबोरेटरी, ऑल कॉपीज ऑफ द ओल्ड एसओपी मस्ट बी टेकन आउट होना चाहिए, मस्ट बी टेकन आउट ऑफ सर्कुलेशन। तो ये पहले ही मैं बात कर चुका हूँ, अगर नया पब्लिश हुआ एसओपी या सारे एसओपीज बुकलेट नई बन गई है तो पुरानी कॉपीज़ को साइड पे करते हैं, अदरवाइज कन्फ्यूजन होगी। अच्छा, कॉन्सिक्वेंटली इट इज़ नेसेसरी टू हैव एन इशू लॉग। इसका क्या मतलब है? ये डेफिनेटली ये क्लैरिकल वर्क है, ये क्लैरिकल वर्क है कि लेबॉर्ट्री में जब कोई सामान इशू होता है ना तो एक लिस्ट होती है जिसको इशू लॉग कहते हैं, जिसमें लिखा जाता है कि डेट, डे, टाइम, वो डिस्क्रिप्शन एपरेटस की या इंस्ट्रूमेंट्स की, और आगे सिग्नेचर वगैरह लिए जाते हैं कि ये इशू हो गया सामान। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि ये एसओपी बुक जो है, एसओपी बुकलेट जब लेबॉर्ट्री को इशू करनी है तो एक इशू लॉग बनाया जाए जो किसी डेफिनेटली किसी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास वो मौजूद रहेगा कि इस दिन को इतने बजे इस पर्सन को ये एसओपीज इशू किए गए थे। तो consequently it is necessary to have an issue log for all SOPs in the system so that all copies of each SOP can be located। फिर आपके पास कंप्यूटर में एक बार आप एक फाइल ओपन करेंगे तो आपको पता होगा कि ये SOP बुक हमने फला बंदे को दी हुई है, यहाँ इस डिपार्टमेंट में भी है, इस डिपार्टमेंट में भी, इस डिपार्टमेंट में भी है। वहाँ से ये भी आइडिया हो जाएगा कहाँ पर नहीं है, और ये भी आइडिया हो जाएगा कि सही जगह पे पहुँची है या नहीं पहुँची है। अब SOPs के बाद हम नेक्स्ट जा रहे हैं जी, लेबॉर्ट्री फैसिलिटीज़। अब क्वालिटी एश्योरेंस के लिए डेफिनेटली लेबॉर्ट्री में काम करना है आप लोगों ने, तो लेबॉर्ट्री में क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि आप क्वालिटी एश्योरेंस को सर्टेन बना सकें। तो लेबॉर्ट्री फैसिलिटीज़ की हम बात करने वाले हैं। अभी तक आज के दिन में हमने पहले डिस्कस किया मैनेजमेंट को, फिर हमने डिस्कस किया ट्रेनिंग को, फिर हमने डिस्कस किया एसओपीज़ को, और ये सारे क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले फिर लेबॉर्ट्री फैसिलिटीज़। तो लेबॉर्ट्री फैसिलिटीज़ की तरफ जाते हैं भाई। रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर रेगुलर लेबॉर्ट्री वर्क एज वेल एज फॉर द एडिशनल वर्कलोड एसोसिएटेड विद क्वालिटी एश्योरेंस। रिसोर्सेज में डेफिनेटली मशीनरी है, डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एपरेटर्स है, मटीरियल्स हैं, तो लेबॉर्ट्री वर्क के लिए चाहिए होती हैं। तो अगर कोई एक चीज़ भी, छोटी सी चीज़ भी अगर अवेलेबल नहीं है, सपोज दैट एक छोटी सी पिन भी अवेलेबल नहीं है ना, ये जो हाँ, एक छोटी सी अगर पिन अवेलेबल नहीं है, निडल अवेलेबल नहीं है, तो वो भी पूरे प्रोसेस को रोक सकती है। तो इसलिए ये रिसोर्सेज जो हैं जो रिक्वायर्ड है लेबॉर्ट्री के लिए, इनकी अवेलेबिलिटी, इनकी फैसिलिटेशन होनी चाहिए। आगे इसको फर्दर हम देखने लगे। इट इज़ एसेंशियल दैट दीज रिसोर्सेज दैट इज स्पेस, यानी एक अच्छी खासी जगह हो लेबॉर्ट्री में। ये ना हो कि बहुत छोटे से कमरे को लेबॉर्ट्री बना दें, जैसे आमतौर पे आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि बहुत ही छोटी सी जगह पे उन्होंने लेबॉर्ट्री बनाई होती है, तो वो रिकमेंडेबल नहीं है, क्योंकि जो वहाँ पे रिएक्शंस कैरी आउट हो रहे होते हैं या सैंपल रखे जा रहे होते हैं, तो सब चीज़ें वोलेटाइल हो सकती हैं। तो वो या उनको जो हमने कोई काम करना है उसके लिए भी हमें डेफिनेटली स्पेस चाहिए। तो क्या अवेलेबल होना चाहिए रिसोर्सेज में? स्पेस, स्टाफ, इक्विपमेंट एंड सप्लाइज आर सफिशिएंट फॉर द वॉल्यूम ऑफ वर्क टू बी डन। स्पेस भी मुकम्मल होनी चाहिए अच्छी खासी, स्टाफ भी पूरा होना चाहिए, इक्विपमेंट भी पूरा होना चाहिए, और जो मटेरियल सप्लाइज हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैनेजमेंट की कि वो सारी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएं। स्पेस शुड बी एडिक्वेट, पहले हम स्पेस की बात करें। स्पेस शुड बी एडिक्वेट एंड सफिशिएंट इक्विपमेंट शुड बी अवेलेबल टू अलाउ द प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इन द लेबॉर्ट्री टू बी कंडक्टेड एफिशिएंटली। तो ये सिंपल सी बात है कि स्पेस ठीक ठाक होनी चाहिए। बहुत बड़े लेबॉर्ट्री भी नहीं बनाई जा सकती, लेकिन बहुत छोटी सी लेबॉर्ट्री भी ना बना दें, ये ना कि मूवमेंट में भी मुश्किल हो या ऑपरेटर्स को रखने में मुश्किल हो। कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होती हैं, हीटअप हो जाती हैं, उनकी वेंटिलेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए, उनके एग्जॉस्ट के लिए भी जगह होनी चाहिए, और इक्विपमेंट भी सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए। अगर एक इंस्ट्रूमेंट की दो रेप्लिकास अवेलेबल है तो बेहतर है, अगर एक ख़राब हो जाता है तो फिर साथ में दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। द इन्वायरमेंट इन विच द वर्क इज़ कंडक्टेड मस्ट बी वेल कंट्रोल्ड। इन्वायरमेंट में डेफिनेटली अगर हो सकता है कोई ऐसा आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो जिसमें आपको कहा जाए कि फ़ैन भी नहीं ऑन कर सकते, या हो सकता है कुछ कहा जाए कि ये तो डेफिनेटली इस सैंपल को आपने फ्रीज़ करके रखना है
ओवन का इस्तेमाल कहीं पर होता है, कहीं पर एसी चलाना होता है, कहीं पर नहीं चलाना, तो वो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना भी एक फैक्टर है। इट शुड बी क्लीन एंड टाइडी, हैव एडिक्वेट स्पेस इन विच टू वर्क विदाउट रिस्क to personnel or to the analytical sample, and there should be sufficient storage space for glassware, chemical samples and consumables. तो ये तो बड़ी सादा सी बातें हैं कि environment control होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, space अच्छी खासी होनी चाहिए सारे सामान को स्टोर करने के लिए भी। It is also essential that there are adequate numbers of appropriately trained staff available to undertake all the required tasks. नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। बहुत ज़्यादा स्टाफ हायर न कर लें और बहुत कम स्टाफ भी ना हो, और जितना भी स्टाफ आप हायर करें या लेबॉर्ट्री में आप भेजें वो सारा ट्रेन होना चाहिए। कि मैनेजमेंट पॉलिसी शुड एंश्योर दैट दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल बिफोर एनी लेबॉर्ट्री वर्क इज कमेंस्ड। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, और मैनेजमेंट ने हर जब वो पॉलिसीज़ डिज़ाइन करते हैं तो हर बार इसको प्रायोरिटी दे कि लेबॉर्ट्री की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपरली अवेलेबल होनी चाहिए। In practice, anything that restricts the efficient running of the laboratory would be a cause for concern and should lead to non-compliance with the quality assurance system. अगर लेबॉर्ट्री में कोई मसला हो गया तो डेफिनेटली वो फिर क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। इसलिए लेबॉर्ट्री में जो फैसिलिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें प्रॉपरली पूरा होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं। आज हमने क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स को स्टार्ट किया हुआ। पहले आपने पढ़ा मैनेजमेंट, फिर आपने पढ़ा ट्रेनिंग, फिर आपने पढ़ा SOPs, उसके बाद पढ़ा लेबॉर्ट्री फैसिलिटीज़, और अब हम डिस्कस करने वाले इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन। इक्विपमेंट मेंटेनेंस कैलिब्रेशन का तो हमने एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ। और इक्विपमेंट मस्ट बी मेंटेन ऑन अ रेगुलर बेसिस। मेंटेनेंस में क्या होता है, अगर कहीं पर कोई इंस्ट्रूमेंट की सफाई लाजमी होती है, उसके अगर वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है तो उसके जो वर्किंग है, इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग, उसको चेक करना चाहिए। और अगर कोई पार्ट जो है वो रस्ट हो रहा है, मेटल अगर आयरन का बना है या कोई कहीं पे कोरोजन हो रही है तो उसको देखना चाहिए। कंसिस्टेंट विद द डॉक्यूमेंटेड क्राइटेरिया ऑफ द लैबोरेटरी एंड नॉर्मली एक्सेप्टेड कोड्स ऑफ प्रैक्टिस। तो इंस्ट्रूमेंट की, इक्विपमेंट की मेंटेनेंस ज़रूरी है रेगुलर बेसिस पे। ये नहीं कि साल में एक आधी बार कर दें, नहीं, वो SOPs आपको बताएंगे कि कब कब ऐसा करना है। द लेबॉर्ट्री मस्ट अप्लाई स्टैंडर्ड्स विच आर वेल विद इन द लिमिट्स नॉर्मली एस्टैब्लिश्ड एंड रिकमेंडेड फॉर द केयर ऑफ द पर्टिकुलर पीस ऑफ इक्विपमेंट। किसी इक्विपमेंट को किस हालत में, किस टेम्परेचर पे, किस प्रेशर पे यूज़ करना है, किस इन्वायरमेंट में यूज़ करना है, तो लेबॉर्ट्री उन्हीं स्टैंडर्ड्स को ही अप्लाई करे। अगर आपने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो लो वोल्टेज पे चलता है उसको हाई वोल्टेज आपने सप्लाई दे दी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये लेबॉर्ट्री में इन बातों का भी ख्याल रखना होता है कि इक्विपमेंट जो है उसको विद इन लिमिट्स जो है वो आप उनकी यूज़ रखें, या उनको जो भी सप्लाईज देनी है वो लिमिट्स के अंदर ही रहें। This should be checked by the quality assurance officer and be corrected if inappropriate. फिर इसकी ऑडिट जो है, इसका चेक जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर के ज़िम्मे जाता है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करवाना भी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। These principles apply to general laboratory equipment such as glassware as well as to sophisticated analytical instruments. तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो इतनी भी बातें हमने की है ना मेंटेनेंस की, ये सारे ऑपरेटर्स पे जा रहे हैं, ग्लासवेयर से लेकर और सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट तक। द केयर एंड क्लीनिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू एंश्योर क्वालिटी एंड शुड नॉट बी ओवरलुक्ड। तो ये भी उसी पॉइंट में है कि इनकी केयर करना। एक्चुअली कुछ ऐसे सेंसिटिव डिवाइसेस थे जिसको फिर पहले मैंने जिक्र किया था कि जब हम स्टूडेंट थे तो हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंटेशन थी जिसमें उसको पूरे ग्लास से बने हुए ना रूम में बंद करके रखा था, और हमें क्या कहते हैं, इस दरवाजे से अंदर नहीं आना, बस यहाँ से खड़े होकर आप देख लें, इसको टच नहीं करना। जैसे अब मैंने XRD का जिक्र किया,
कि मैंने वैसे कहा था कि सर ये मैंने देखना है, इसको मैंने ऑपरेट करना है। तो उन्होंने कहा था कि आप कि अगर बैंक में 22 करोड़ रुपए की अमाउंट है और आप इतने रखते हैं, फिर आप आ जाए, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से मुझे आइडिया हो गया कि ये कितना सेंसिटिव काम होता है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जो आ, आपकी मौजूदगी से भी उनकी कैलिब्रेशन ख़राब हो सकती हैं। जैसे आपको मैंने कहा था कि सिर्फ सांस लेने से भी जो मसाइल हैं वो हो सकते हैं। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स की केयर बहुत ज़रूरी है, उनकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। अब क्लीनिंग में मैं आपको अगर बताऊं कि पोलैरीमीटर अगर यूज़ कर रहे हैं, पोलैरीमीटर जो है वो ऑप्टिक रिएक्टिव सब्सटेंसेस की ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसके अंदर हम एक ग्लास कॉलम इस्तेमाल करते हैं, शीशे के बने हुए टेस्ट ट्यूब के जैसा एक कॉलम होता है। वो बहुत सेंसिटिव होता है, उसकी क्लीनिंग अगर आप करेंगे ना तो आपको एक स्पेशल फैब्रिक अवेलेबल होता है जो उसी कॉलम के साथ उसके बॉक्स में होता है। आप आम टिश्यू पेपर से किसी और बहुत अच्छे कपड़े से साफ़ नहीं कर सकते। आप ये कहें जी हमारे पास जो कपड़ा पड़ा ये बहुत ही शानदार है या जो टिश्यू है ये बहुत अच्छा है, नहीं। वो स्पेशली डिज़ाइन क्लीनिंग के लिए उसके अंदर मौजूद होती हैं चीज़ें जो वो यूज़ करते हैं उनकी क्लीनिंग के लिए। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाएगा, ये नहीं कि आप कोई भी डस्टर उठाएं, कोई भी आप कपड़ा पड़ा हुआ उठाएं लेबॉर्ट्री में और किसी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट के आप लेंस को साफ़ करना शुरू कर दें। तो लेंस जो मैंने आपको पहले बोला है कि XRD का लेंस ही 9 करोड़ रुपए का होता है। तो ये ना हो कि आप कहना है जी बस अब ये टिश्यू से साफ़ कर दो, जिससे मैंने अपना नाक भी साफ़ किया हुआ है, तो ये नहीं ठीक है। तो केयर एंड क्लीनिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू इंश्योर क्वालिटी एंड शुड नॉट बी ओवरलुक्ड। इससे आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, इसकी बेहतियाती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फ्रीक्वेंट चेक्स ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट मस्ट ऑल्सो बी परफॉर्म्ड। ये वही इंस्ट्रूमेंट ऑडिट आ गया कि आपने उसको फ्रीक्वेंटली चेक करते रहना है, उसकी कैलिब्रेशन से और उसके ब्लैंक को रन करके उसके अंदर सैम्पल्स की मेजरमेंट करते रहना है कि वो उसके रिजल्ट्स रिलायबल हैं या नहीं है। दिस इंक्लूड्स कैलिब्रेशन चेक्स ऑन रेलेवेंट इक्विपमेंट such as balances, pipettes, etc. The frequency of these checks will depend upon the stability of the equipment in question. कह रहे हैं कि कितनी बार कैलिब्रेशन करनी है या कितनी बार चेक करना है, कब कब चेक करना है, ये उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर आपने 1 महीने में एक बार चेक किया और अगले महीने फिर चेक किया, 1 महीने का गैप देके, तो वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो आप कहेंगे ये हमारा इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट स्टेबल है। फिर आप एक डिसाइड करने का चाहिए महीने में एक बार ही बस इसको चेक किया जाए या इसको कैलिब्रेट किया जाए। अभी वही इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ही चल रहा है। इन सम इंस्टेंसेस, कुछ एग्जांपल ऐसे भी हैं, कैलिब्रेशन चेक्स में भी डन एज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस। आप एक्चुअली लेबॉर्ट्री में अगर 24 आवर्स डेली जाते हैं तो आपको शुरू में अपने इंस्ट्रूमेंट को डेफिनेटली चेक करना पड़ता है कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो कहते हैं कैलिब्रेशन जो है नॉर्मल मेंटेनेंस का हिस्सा है। अगेन द क्राइटेरिया फॉर द चेकिंग शुड बी बेस्ड ऑन एस्टैब्लिश्ड एक्सेप्टेबल प्रैक्टिस। चेकिंग के लिए भी एक खास क्राइटेरिया बनाया जाएगा और उसी के ऊपर रहकर उसको चेक किया जाएगा। इक्विपमेंट कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स शुड बी केप्ट फॉर ऑल इक्विपमेंट। रिकॉर्ड रखना, मैनुअल्स बनाना, बुकलेट्स बनाना, डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट काम है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। SOPs के लिए बुकलेट्स बनाना, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि चेकिंग के भी रिकॉर्ड होंगे। इवन मैंने आपको बताया कि जो कोई मटेरियल इशू होता है उसकी इशू लॉग बनती है। तो इक्विपमेंट कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स शुड बी केप्ट फॉर ऑल इक्विपमेंट, thus allowing the repair status of each piece of equipment to be monitored. अगर आप रिकॉर्ड रखेंगे कि ये इसका ये वाला पार्ट रिपेयर हुआ था 1 साल पहले, तो आप देखेंगे अच्छा इसकी इस पार्ट की लाइफ जो इतनी है, तो फिर आपके ज़हन में आ जाएगा अच्छा इसको एक साल बाद लास्ट में चेंज करवाना होता है। तो आप रिकॉर्ड रखेंगे तो ही आप इस तरह का काम कर सकते हैं। दिस रिड्यूसेस द लाइकलीहुड दैट माल फंक्शनिंग equipment will be used for analysis and allows any problem with equipment to be more quickly diagnosed and corrected. माल फंक्शन मतलब जो गलत काम करे, बैड फंक्शनिंग करे। अगर कोई ऐसा इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है जो क्वालिटी को अफेक्ट कर रहा है तो उससे पता चल जाता है कि अच्छा ये इंस्ट्रूमेंट नहीं ठीक है, ये इक्विपमेंट ठीक है, तो उसको करेक्ट किया जा सकता है या उसका पता चला जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी सैम्पलिंग। मैंने हर एक जो टूल है ना उसको ख़त्म करके फिर पिछले टूल्स आपको बताएं कि मैं ये पढ़ा चुका हूँ। तो अभी जो है आप में से कोई स्टूडेंट बताया कि कितने क्वालिटी एश्योरेंस टूल अभी आप पढ़ चुके हैं। हेलो,
जी सर। कौन से क्वालिटी एश्योरेंस टूल्स आज हम पढ़ चुके हैं? मेन हेडिंग्स क्या थी? सबसे पहले हमने क्वालिटी एश्योरेंस टूल में सबसे पहले हमने पढ़ा ट्रेनिंग, फिर नहीं, हमने पढ़ा एसओपी। पहले मैनेजमेंट। हाँ, पहले मैनेजमेंट, फिर हमने पढ़ा ट्रेनिंग, फिर एसओपी, फिर हमने पढ़ा है लेबोरेटरी फैसिलिटीज, उसके बाद हमने पढ़ा है इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन, और अब हम सैम्पलिंग पे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा जी, सैम्पलिंग ये थोड़ा सा डिफरेंट वे है। आपको पिछले चैप्टर में सैम्पलिंग बहुत डिटेल में पढ़ाई गई है, तो ये सैम्पलिंग कुछ और अंदाज है और थोड़ा सा टॉपिक है ये। सैम्पलिंग में यहाँ पर जी, प्रोसीजर फॉर सैम्पलिंग ऑपरेशंस शुड बी केयरफुली डॉक्यूमेंटेड। सैम्पलिंग के लिए डॉक्यूमेंटेशन, ये बिल्कुल वही चीज़ है जैसे आप सैंपल देने के लिए लेबॉर्ट्री में जाते हैं अपना ब्लड सैंपल, उसी को ध्यान में रखिए। तो प्रोसीजर फॉर सैम्पलिंग ऑपरेशन शुड बी केयरफुली डॉक्यूमेंटेड। इन पर्टिकुलर, क्लियर डिटेल्स शुड बी गिवन फॉर प्रिकॉशंस टू बी टेकन while sampling and sampling strategies to be employed। अब मतलब सैम्पलिंग, आपने सैंपल क्या करने किसी पेशेंट का, तो आप उसको समटाइम्स कहते हैं कि मुट्ठी बंद कर लो, या समटाइम्स आप फिर कहते हैं जी आप ये बाजू ऐसे सीधा रखें, या फिर कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो हैं वो देते हैं। तो वो कहता है जी कि for procedure for sampling operation should be carefully documented, in particular clear details should be given for precautions to be taken while sampling। या समटाइम्स ऐसे कहते हैं कि कोई सैंपल्स के लिए कि आपने 6 घंटे पहले खाना खाना है, उसके बाद कुछ नहीं खाना, या पानी ज़्यादा पीना है। तो इस तरह की प्रिकॉशन और डिटेल्स जो है वो क्लियर होनी चाहिए सैम्पलिंग से पहले। अच्छा जी, उसके बाद केयरफुल डॉक्यूमेंटेशन ड्यूरिंग सैम्पलिंग इज़ रिक्वायर्ड। केयरफुल डॉक्यूमेंटेशन में यही होता है कि वो टेम्परेचर आपका चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं, एज पूछ लेते हैं, एंड कुछ और स्टेटस पूछ लेते हैं पिछले कुछ दिनों का। तो वो डॉक्यूमेंटेशन में लिख रहे होते हैं साथ साथ। इज रिक्वायर्ड सो दैट ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऑन द नेचर ऑफ द सैंपल आर क्लियरली रिकॉर्डेड ऑन साइट। जब आप सैंपल देने जा रहे हो तभी आपका वो सारा रिकॉर्ड जो है वो ऑन साइट पूछ लेते हैं। एज कितनी है, कब से ये मसला स्टार्ट हुआ है, कब खाना खाया था, नाश्ता किया था या नहीं किया था, नींद कितनी पूरी हुई है, कहाँ से आए, कितना ट्रैवल करके हैं। मतलब ये वाली चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उस सैंपल की नेचर को डिस्टर्ब कर सकती है। अगर हो सकता है कि कोई बंदा थ्रू एयर आया हो, बाय एयर आया हो, तो उसका भी मसला हो सकता है। कोई अगर बाय ट्रेन आया हो, बाय रोड आया हो, तो वो सारी हिस्ट्री जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में सैम्पलिंग के टाइम पे ज़रूरी होती है। लेकिन आम तौर पे ये उन्हीं लोगों को ही मालूम होता है जो ट्रेंड होते हैं कि जब मैं ये सैंपल लेने वाला तो मुझे ये वाली बात पूछनी भी है कि नहीं पूछनी। अच्छा, careful documentation during sampling is required so that all relevant information on the nature of the sample are clearly recorded on site at the time of sampling by the person conducting sampling. This is necessary because variation in sampling procedures can have a marked effect on the results of analysis. अब एक जगह पे आप लेबॉर्ट्री में जाएं, अपना ब्लड सैंपल दें और कुछ खा पी के जाएं, मतलब रज के खा के जाएं, और एक अगले दिन जाएं बिल्कुल भूखे जाएं, फिर जाके सैंपल दें, तो वो कह रहे हैं जी रिजल्ट्स के ऊपर काफ़ी डिफरेंस होगा। इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखिए कि वो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ज़रूरी है। एक बार दिन में डॉक्यूमेंटेशन में ये लिखा जाएगा कि खाना खाने के बाद ये टेस्ट किया गया, एक लिखा जाएगा खाना खाने से पहले ये टेस्ट किया गया। अच्छा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्वान्टिफाई दीज इफेक्ट्स एंड देयरफॉर द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू कंट्रोल दिस stage of the analytical process is to document sampling conditions as fully as possible। तो कह रहे हैं जो डॉक्यूमेंटेशन जितनी ज़्यादा हो सके वो ज़रूरी है, ताकि कंडीशंस पता हो कि इस कंडीशन में ये सैंपल लिया गया है, इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे, इस साइड से। It is very important to ensure that all relevant information is made available to the analyst। Quality assurance और sampling can be achieved। अच्छा, पहले वो रहता सेंटेंस है वैसे कि जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन बनाएं वो एनालिस्ट तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए। फिर क्वालिटी एश्योरेंस में कह रहे जी, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ सैम्पलिंग कैन बी अचीव्ड इन द फॉलोइंग वेज। पहला, स्ट्रिक्टली एडहियर टू द एसओपीज फॉर सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के लिए जो भी एसओपीज बने हुए हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। इसका मतलब अगर आपने कोई सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है तो उसके लिए आपने कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, फिर उस सैंपल को कौन से बैग में रखना है, पॉलीथीन बैग में रखना है, पेपर बैग में रखना है, मेटल के कंटेनर में रखना है, ग्लास के कंटेनर में रखना है। फिर उसको आपने उस वक्त डाइल्यूशन भी करनी है या नहीं करनी है, ये सारे एसओपीज होते हैं। कितनी
क्वांटिटी में कलेक्ट करना है, कितनी डेप्थ से कलेक्ट करना है, ये सारे SOPs जो हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना ज़रूरी है सैंपल कलेक्ट करने के लिए। फिर एंश्योर ऑल इक्विपमेंट इज़ क्लीन एंड इन वर्किंग ऑर्डर। सैम्पलिंग करने के लिए जो भी आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए, ना हो कि पहले आपने जो इसलिए तो हर बार किसी एक पेशेंट का सैंपल लेने के लिए नई सिरेंजेस, नई कंटेनर्स इस्तेमाल करते हैं। ये ना हो कि एक पेशेंट का कोई सैंपल लिया और उसको ख़त्म करके वेस्ट करके उसको वॉश करके कंटेनर वही दोबारा इस्तेमाल कर लिया, तो कुछ रेजिड्यूज जो वो रह गए पिछले पेशेंट के और दूसरे पेशेंट का सैंपल उसी में डाल दिया, तो देयर इज एन इशू। तो एंश्योर ऑल इक्विपमेंट इज क्लीन एंड इन वर्किंग ऑर्डर। फिर रिकॉर्ड ऑल कंडीशंस विच अप्लाइड ड्यूरिंग सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग के टाइम पे जो कंडीशंस थी, बादल आए हुए थे या बारिश हो रही थी या सूरज निकला हुआ था, कि क्या टाइम था, वो जो भी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं वो साथ में वो रिकॉर्ड करना और उनको डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। टेक स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस टू अवॉइड कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन तो डेफिनेटली, कंटेमिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तो इसके स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस होनी चाहिए टू अवॉइड कंटेमिनेशन। अच्छा, फॉलोइंग दोज सिंपल प्रोसीजर्स शुड हेल्प टू एंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ सैंपल मैचेस द क्वालिटी ऑफ एनालिसिस। अगर सैम्पलिंग क्वालिटी अच्छी होगी तो एनालिसिस क्वालिटी भी अच्छी होगी। अब सैंपल से मुतालिक ये सैंपल रिसीप्ट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल। सैंपल्स की रिसीप्ट जो लिख रहे होते हैं ना लोग, वो रिसीप्ट बना रहे होते हैं, वो उसको फिर स्टोर कैसे करने हैं, उसको फिर आगे एनालिसिस के लिए डिस्पोज कैसे करना है। ऑलमोस्ट एज इम्पोर्टेंट एज प्रॉपर सैम्पलिंग इज़ द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ सैंपल्स प्रायर टू एनालिसिस। एनालिसिस पहले उनको स्टोर करना, क्योंकि पहले से क्यू में होते हैं कुछ सैंपल्स, तो हो सकता है कि आपको कुछ घंटों के लिए सैंपल को रखना हो और उसके बाद जो है वो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हो, या इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट होते ही कुछ टाइम ले, तो आपको सैंपल जब कलेक्ट करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट में ले जाने से पहले कुछ देर के लिए आपको स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए क्या प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एंश्योर द पैसेज ऑफ अ सैंपल द लेबोरेटरीज एनालिटिकल सिस्टम इज फुली डॉक्यूमेंटेड and corresponds to the practices laid down in the related SOPs। आज जब आप लेबॉर्ट्री में सैंपल को लेके जाएं तो पहले जो भी लेबॉर्ट्री सिस्टम है वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। लेबॉर्ट्री की फैसिलिटीज़ पूरी होनी चाहिए और SOPs पूरे होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन बाकी सारे पूरे होने चाहिए। एंड कॉरेस्पॉन्ड्स टू द प्रैक्टिसेस लेड डाउन, ठीक है। इक्वली इंपॉर्टेंट आर द अरेंजमेंट्स फॉर डिस्पोजल ऑफ सैंपल्स। This should be done when the sample exceeds its stable storage time। अगर कोई किसी भी इशू की वजह से जो उसका स्टोरेज टाइम है वो बढ़ गया है, कि एक सैंपल को आपको पता है कि इसकी pH वैल्यू जो है वो 6 घंटे के बाद चेंज होना शुरू हो जाएगी, तो टाइम 6-6.5 घंटे हो गया, तो उसको आप किस तरह से आपने आगे प्रोसेसिंग करनी है, उसको डिस्पोजल किस तरह से करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, विद सम फॉर्म्स ऑफ एनालिसिस विच आर रिक्वायर्ड फॉर लीगल और फॉर रेगुलेटरी रीजन। लीगल या रेगुलेटरी, ये जो फोरेंसिक में होता है, कोई क्राइम हो गया है, कहीं पे कोई किसी ने कोई कत्ल कर दिया है या कोई ऐसे एक्सीडेंट हो गया है या कोई और मामला हो गया, तो वहाँ से जो सैंपल होता है लीगल, वो उसके ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ रेगुलेटरी सिस्टम्स होते हैं। तो विद सम फॉर्म्स ऑफ एनालिसिस विच आर रिक्वायर्ड फॉर लीगल और फॉर regulatory reason there may be a requirement to store a suitable aliquot of a sample safely। अब aliquot मतलब sample taken for analysis, इसकी फिर सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर लीगल एक्शन होना है तो फॉर अ गिवन टाइम, मतलब आपको पता है कि कोई सपोज दैट कि कहीं मर्डर हो गया, तो फिर वो जो या फिर बॉडी आपके पास आई है, क्या करते हैं उसका पोस्टमार्टम के लिए, तो वो कितने टाइम के लिए उसको मैक्सिमम आपके जेहन में होना चाहिए, कितने टाइम के लिए सैंपल को जो है वो रखना है सेफली, वो भी इम्पोर्टेंट बात है। तो अलाउ फॉर री एग्जामिनेशन शुड दिस बी कंसिडर्ड नेसेसरी। और माइट भी ये हो सकता है कि आप पोस्टमार्टम करें और पार्टी जो है वो आपसे सेटिस्फाई ना हो, तो वो री एग्जामिन करवाना चाहें, तो आपको सैंपल या उस चीज़ को री एग्जामिन करने के लिए भी सोचना चाहिए, या वो भी जेहन में रखना चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्वालिटी एश्योरेंस में और इसमें डिस्पोजल ऑफ सैंपल में। द सिस्टम्स इन प्लेस शुड टेक दीज फैक्टर्स इनटू अकाउंट। जो भी सिस्टम ये काम कर रहे हैं ये फैक्टर देखने चाहिए।
Procedures for sampling handling should ensure that the sample is not compromised. अगर आपको कहा गया है कि आप सॉइल सैंपल जो है वो 15 फीट डीप निकालें, तो ये ना हो कि वहाँ पे लोग जो काम कर रहे थे वो कहते चलो जी 7 फीट हो गया काफ़ी जी, तो कंप्रोमाइज़ नहीं करना। 15 फीट का क्या तो 15 फीट नीचे से ही निकालना है। अगर आप कंप्रोमाइज़ कर लेंगे तो आपने तो क्वालिटी इंश्योरेंस को खराब कर लिया। अच्छा, फिर द सैंपल शुड बी लॉग्ड इन एंड स्टोर्ड इन सच अ वे एज टू मिनिमाइज इट्स डिटेरियोरेशन। अच्छा, एक तो सैंपल को जो है स्टोर करने के लिए भी इम्पोर्टेंट बात है कि उसे इस तरह से स्टोर करें कि वो ख़राब ना हो जाए। वो खराबी उसकी कंपोजिशन उसकी चेंज हो सकती है कई अंदाज में, कई फैक्टर्स हैं। द कंडीशन ऑफ ईच सैंपल एंड इट्स स्टोरेज लोकेशन शुड बी रिकॉर्डेड एंड वेयर अप्रोप्रिएट द एनालिसिस टू विच इट इज़ टू बी सब्जेक्टेड शुड आल्सो बी रिकॉर्डेड। अच्छा, सैंपल की कंडीशन क्या है, मतलब थिक है, थिन है, उसकी डेंसिटी क्या है, कलर क्या है, टेम्परेचर उसका क्या है, और उसकी स्टोरेज आपने कहाँ पे उसको स्टोर करना है, स्टोरेज लोकेशन उसकी वो भी आपने नोट करना है सैंपल रिसिप्ट में, और फिर उसके अंदर ऊपर जो एनालिसिस किया वो भी आपने वो भी रिकॉर्ड करना है। अच्छा, अभी यही आगे चल रहा है सब सैम्पलिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ सब सैम्पलिंग एंड रिपोर्टिंग। एक सैंपल आपने लिया तो उसके मुख्तलिफ एनालिसिस आपने करने हैं, तो उसके मुख्तलिफ पार्ट्स कैसे बनाएंगे, सब सैम्पलिंग, फिर रिपोर्टिंग क्या है। स्प्लिटिंग ऑफ द सैंपल टू अलाउ फॉर डिफरेंट स्टोरेज कंडीशंस। सपोज दैट आप खुद ही एनालाइज करना चाहते हैं कि एक को आपने रेफ्रिजरेटर में रख दिया, एक को आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा, तो वो सब सैम्पलिंग फिर करना होगी। आप इफेक्ट चेक करना चाहते हैं डिफरेंट कंडीशंस का, और सैंपल प्री ट्रीटमेंट टू इंक्रीज स्टेबिलिटी मस्ट बी रिकॉर्डेड एंड द सैंपल्स क्लियरली and uniquely marked to ensure that no confusion exists about the source and identity of the sample। तो ये जो सैंपल होल्डर्स होते हैं ना, उनके ऊपर बाकायदा वो कुछ नंबर्स भी लिखते हैं, रेफरेंस भी लिखते हैं, तो वो कन्फ्यूजन से बचने के लिए होता है कि वो बहरहाल ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सैम्पलिंग का, सब सैम्पलिंग का। द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ द लेबॉर्ट्री आर द डेटा दैट इट रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स के बारे में बात आ गई। फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ द लेबॉर्ट्री आर द डेटा दैट इट रिपोर्ट्स। लेबॉर्ट्री से जो चीज़ बाहर जाएगी वो रिपोर्ट ही होगी। देखो ये लेबॉर्ट्री का प्रोडक्ट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट रिपोर्ट है। द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑफ द लेबॉर्ट्री आर द डेटा दैट इट रिपोर्ट्स। आप जब लेबॉर्ट्री में जाते हैं कोई टेस्ट कराने के लिए, तो आप कहते हैं रिपोर्ट कब मिलेगी, तो इसका मतलब रिपोर्ट किसने जनरेट करनी है, लेबॉर्ट्री में। तो फाइनल प्रोडक्ट जो लेबॉर्ट्री का वो रिपोर्ट है। इट इज़ देयरफॉर follows that the efforts of quality assurance are directed towards seeing that these data are suitable for use in assessment। रिपोर्ट इस अंदाज में बनाएं कि वो आगे असेस करने में भी यूजफुल। This includes the final stage of reporting and interpreting the results which have been generated। The first stage in this process is the examination of the data to determine whether results are fit to report। रिपोर्ट मेकिंग में ये पॉइंट्स हैं कि फाइनल स्टेज को कह रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन आसान होनी चाहिए। इंटरप्रिटेशन मतलब कोई भी बंदा पढ़े तो उसे पता चल जाए इस रिपोर्ट में ये जो फलान चीज़ है उसका लेवल नॉर्मल इतना होता है और मेरे सैंपल के अंदर ये लेवल इतना है, तो मुझे ये डेफिशिएंसी है या थोड़ी ज़्यादती है या किस तरह से कितना ज़्यादा है रेफरेंस से या नॉर्मल रूटीन से कितना ज़्यादा है ये सैंपल या वो जो फैक्टर जो भी है। तो इंटरप्रिटेशन भी जेब में रखना होती है। और उससे आगे data should be examined at many stages in quality assurance system and no data should be reported from essays analysis को ये कह रहे हैं essays that are out of control। अच्छा, however once data are ready to report, it is important to ensure that they are reported accurately and in a manner that facilitates interpretation। ये मैंने पहले भी बता दिया कि डेटा इस अंदाज में पेश करें कि लोगों को आसानी से उसकी समझ भी आ जाए, such as that related to the nature of the sample or the analytical procedure which was applied। प्रोसीजर भी लिखा हो कि कौन सा, ये आमतौर पे अच्छी लेबॉर्ट्री वाले अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उनका भी रेफरेंस दे देते हैं कि हमने ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, सैंपल इतना लिया गया था, सैंपल जब लिया गया था तो टेम्परेचर ये था, ब्लड प्रेशर ये था, सैंपल का वॉल्यूम इतना था, उसकी थिकनेस इतनी थी, उसका कलर ये था, उसकी स्मूथनेस ऐसी थी, उसका फ्लो रेट ये था।
ये सैंपल की सारी रिपोर्ट में शामिल होता है। फिर उसमें वो जो उसके होते हैं ना कंटेंट्स, वो कंटेंट्स नीचे लिखे होते हैं कि सैंपल के अंदर ये कंटेंट देखा गया, उसका रेफरेंस इतना होता है, नॉर्मल वैल्यू सैंपल के अंदर ये वैल्यू है और डेविएशंस ये आ रही है। तो ये आपने अगर कोई रिपोर्ट पढ़ी हो तो उसमें ये सारी बातें शामिल होती हैं। All such information must be available to the reporting analyst. Reporting of results. आखिरी बात आज कर रहे हैं हम, रिपोर्ट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू एन एग्रीड प्रोसीजर एंड दे मस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी। रिपोर्ट एक अच्छे तरीके में आगे देना ये भी ज़रूरी बात है, और वो जो भी फाइंड आउट हुआ है सैंपल में से उसकी कंपोजिशन का, वो उसको एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करे वो रिपोर्ट। अच्छा, दे शुड include reference to all calibration and quality control data and to any problems that were encountered during the study. अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसका भी साथ में शामिल करना होता है कि जब ये एनालिसिस हो रहा था तो उसमें ये मसला भी हुआ था, ताकि रिपोर्ट में थोड़ा सा ये आइडिया लिया जा सके, अच्छा ये प्रॉब्लम हुआ था तो थोड़ा सा जो नॉर्मल वैल्यू से हट के इस वजह से भी हो सकता है। All data included should have been comprehensively checked by an experienced एनालिस्ट। तो एक बार आप उसका रिपोर्ट को एक एक्सपीरियंस एनालिस्ट को चेक करवाएं और उसके बाद उस रिपोर्ट को पब्लिश करें। वो रिकमेंड करेगा डेफिनेटली। ये जो सिग्नेचर लिए जाते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर, उनका मतलब ये होता है जब आप इस क्लिनिकल लेबॉर्ट्री में जाते हैं तो एक वहाँ पे डॉक्टर होता है, वो उस रिपोर्ट को साइन करता है, वो उसको अथेंटिकेटेड कर देता है कि ठीक है जी आपका जो प्रोसीजर था वो सही था, इसका सैम्पलिंग का भी और उसके एनालिसिस का भी, डिस्पोजल का भी, रिपोर्ट मेकिंग भी ठीक है और रिजल्ट्स जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो वो सिग्नेचर जो है अथॉरिटी से और उसको चेक करवाना ज़रूरी होता है। हाँ जी, आज के दिन में तो मेरे ख्याल टाइम हो गया, मैंने देखा ही टाइम की तरफ। आज के दिन में हमने क्या डिस्कस किया, एक बच्चा फिर से कोई हमें बता दे, रिवाइज करवा दे ताकि हम क्लियर होके जाएं। हाँ जी बताइए, क्या डिस्कस किया आज हमने? कोई स्टूडेंट? अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ने बताया था, वही बता दे। सर सबसे पहले हमने देखा मैनेजमेंट, फिर ट्रेनिंग, फिर एसओपीज, उसके बाद लेबोरेटरी फैसिलिटीज को देखा है।